दोस्तों, मेरा नाम है आलोक गुप्ता और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक गुप्ता स्टेटस वाला में फिर से जुड़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो हर एक चैप्टर में आने वाला है। तो उसका नाम है वेक्टर। वेक्टर मतलब होता है आप सदिश राशि। सदिश राशि के बारे में आपने अच्छा तरीके से चर्चा भी आपने 9 क्लास में किया होगा। 9 क्लास में वेक्टर स्केलर इस के बारे में आप लोगों ने अच्छा से पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर के बारे में। तो पहले ये आप समझ लीजिए कि वेक्टर किसे कहते हैं। वेक्टर मतलब होता है सदिश राशि जो दिशा पर निर्भर और मैग्नीट्यूड दोनों पर निर्भर करता है। मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं आप कि जो परिणाम और दिशा दोनों पर निर्भर करती है उसी को वेक्टर कहते हैं। तो चलिए इसको लिख देता हूँ। वेक्टर एक होता है स्केलर। तो स्केलर के बारे में मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन स्केलर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा। स्केलर उसको कहते हैं जो खाली दिशा पर निर्भर नहीं करती है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है, उसे स्केलर कहते हैं। स्केलर मतलब होता है अदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि। वेक्टर मतलब होता है सदिश राशि, स्केलर मतलब होता है अदिश राशि। स्केलर में जैसे कि स्केलर में एक एग्जांपल आ जाएगा आप लोग का। स्केलर में एग्जांपल आ जाएगा। एग्जांपल में डिस्टेंस में आप क्या दिशा बता सकते हैं। अगर हम पूछें कि 10 किलोमीटर, तो ये क्या इसमें दिशा बताया हुआ है? नहीं। जैसे कि 20 मीटर, इसमें दिशा है? नहीं है। तो इसी को कहते हैं स्केलर। लेकिन वेक्टर में होता है दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी आप लोगों को सबसे शुरू बताया वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए। वेक्टर वेक्टर को ए से सूचित किया जाता है, भी और ऊपर तीर का निशान दे दिया जाता है। कोई भी वेक्टर है, ठीक है। तो मैंने एक ऐसी लिया है, ये भी एक कोई वेक्टर लिया है जिसके यहाँ पर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। कोई भी वेक्टर का मान दिया रहेगा आप लोग को। जैसे कि वेक्टर को कोई भी चीज़ है वेक्टर, तो उसको दो चीज़ से दर्शाया जाता है। एक तो होता है मैग्नीट्यूड गुना डायरेक्शन इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये दिशा पर निर्भर करते हैं। कोई भी वेक्टर है तो इसको इसी दिशा निर्भर करते हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड, ये होता है डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिणाम, ये होता है डायरेक्शन मतलब दिशा होता है। जो परिणाम और दिशा दोनों पर निर्भर कर उसी को कहते हैं वेक्टर कहते हैं। अगर कोई भी वेक्टर है, अगर उसका तीर का निशान अगर ज़्यादा है, जिसकी मान के चलिए एक ये है वेक्टर भी, एक ये है वेक्टर यू, एक ये है वेक्टर इससे ही बड़ा ये भी मतलब डब्लू। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो, मतलब अगर इसका जो है ना मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा, जिसका तीर का लंबाई ज़्यादा होगा उसी का होगा मैग्नीट्यूड। तो इसको ऐसे कर सकते हो मैग्नीट्यूड के आधार पर वेक्टर भी मतलब सबसे ज़्यादा होगा वेक्टर डब्ल्यू का होगा, मतलब मैग्नीट्यूड। उसके बाद होगा इसका, फिर उसके बाद ये मतलब लेंथ ऑफ एरो बताता है। देखिए कोई भी वेक्टर है तो ऊपर जो तीर का निशान होता ना है, वेक्टर को ऐसे दर्शाया जाता है तीर से के निशान से। वेक्टर को तीर के निशान से भी मैंने आप लोग बताया। तो वेक्टर को तीर के निशान से दर्शाया जाता है। तो आगे वो लोग कहते हैं हेड और पीछे वो लोग कहते हैं टेल। हाँ, याद रखिएगा ना कि अगर वेक्टर को आप लोगों को जोड़ना है तो हमेशा हेड से हेड को जोड़ना होगा या तो टेल से टेल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे ये कोई वेक्टर है, ठीक। तो ये कोई वेक्टर ए है और यहाँ पर कोई ऐसे वेक्टर बी है। तो ये इसको है ना हम, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसको हम ले जा सकते हैं। ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ कि देखिए कोई भी वेक्टर है तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। ई बी वेक्टर को उठा कर हम यहाँ रख सकते हैं। ये अगला थ्योरम है, मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर बी, या तो टेल से टेल जोड़ेंगे, इसको टेल कहते हैं, टेल से टेल, या तो हेड से हेड जोड़ देंगे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप लिख लीजिएगा वाट इज़ वेक्टर। तो वाट इज़ वेक्टर में आप लिख लीजिएगा कि वैसी भौतिक राशि जो परिणाम और दिशा दोनों पर निर्भर करे उसे ही सदिश राशि का, उसे ही वेक्टर कहा जाता है। मतलब इसको इंग्लिश में आप डिफिनेशन कर सकते हैं, द क्वांटिटी विच है डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मतलब जो भौतिक वैसी सदिश राशि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर निर्भर करे उसी को ही वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर और स्केलर में आप डिफरेंस तो आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए वेक्टर में आप लिख दीजिए क्या चीज़, वेक्टर में एक तरफ आप लिख दिया कि जो दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों पर निर्भर करे उसे वेक्टर कहते हैं, और स्केलर तरफ आप लिख दीजिए जो सिर्फ परिणाम पर निर्भर करे। और इस एग्जाम्पल दीजिएगा, वेक्टर में एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे वेक्टर का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। वेक्टर का एग्जाम्पल आप दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा,
मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम मतलब होता है संवेग, मोमेंटम हो जाएगा, ETC एग्जाम्पल। और उसमें आप जो स्केलर में एग्जाम्पल देगा, स्केलर तरफ यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, स्केलर में आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, स्केलर में आप लिख सकते हैं स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, मास हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, हीट हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ETC यहाँ पर भी कर दीजिए आप, ETC बहुत सारा होते हैं, तो आप कितना लिखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया वेक्टर और स्केलर डिफरेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी वेक्टर है, ठीक है, आपको मैं लिखने के लिए सिखा रहा हूँ। जैसे कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर ए बराबर दिया है 3 मीटर ईस्ट। तो यहाँ पर क्या दिया है आप बता सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया है कोई भी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड गुना डायरेक्शन से दर्शाया था उसको। तो ये जो 3 मीटर है ना, मतलब इसका कह सकते हो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को ऐसे दर्शाया जाता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ एक लाइन खींचकर बीच में कर सकते हैं, या फिर इसको खाली ए भी लिखेगा तो इसको चलेगा। इसका ए लिख के इसी को मैग्नीट्यूड, खाली ए भी लिख दिया तो इसको मैग्नीट्यूड पढ़ा जाता है। ये सिंबल है, ठीक, मैग्नीट्यूड का याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है कितना मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, और इसका जो डायरेक्शन जो है कितना, डायरेक्शन क्या चाहिए, ईस्ट है। जिसे एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो कोई एग्जांपल है वेक्टर एफ दिया है 5 न्यूटन वेस्ट। तो आप बताइए कि कौन मैग्नीट्यूड, ये इसमें क्या क्या है। तो कोई भी है तो वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो चलिए देखते हैं। तो 5 न्यूटन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब मोड ऑफ एफ इक्वल टू कितना दिया है 5 न्यूटन। और यहाँ पर क्या दिया है, डायरेक्शन क्या दिया है, डायरेक्शन क्या दिया है, डायरेक्शन को दिया है वेस्ट, WEST वेस्ट। आप हमेशा याद रखिएगा ना कि अगर कहीं पर भी अगर कैप आया, जैसे एफ कैप आया, एन कैप आया, ए कैप आया, कोई भी कहीं कैप पर भी ए कैप की बात आया, तो याद रखिएगा कि ये क्या करता है, डायरेक्शन बताता है कैप, याद रखिएगा डायरेक्शन बताएगा। अगर कहीं पर अगर कैप आ जाता है ऊपर तो ये डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। वेक्टर में कहीं पर भी अगर कैप आ जाता है, जिसके ए कैप यहाँ पर डायरेक्शन बताता है, ठीक। ये यूनिट वेक्टर है, इसको आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एक तरह का प्रकार ही है ये वेक्टर का, मतलब आपको समझने के लिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ये है, ये था, मतलब कैसे लिखा जाता है ये मैं आप लोगों को अभी बता रहा था, वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए अब आ जाता है टाइप्स ऑफ वेक्टर में आ जाता है। ये तो ऐसी था, वेक्टर किसे कहते हैं, थ्योरी था ये सब, डायरेक्शन है ये सब। तो चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब कि वेक्टर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर में मुख्यतः टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब मुख्यतः ये होता है ना है, मतलब ये मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, एक तरीके से कहे तो होते तो और सारे हैं, लेकिन मैं आपको मुख्यतः 9 ही तरह के बताऊंगा। पहला होता है क्या चीज़, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर आप लोगों को क्योंकि यहाँ पर 11th में 9 ही तरह का पढ़ना है वेक्टर, वेक्टर इतना ही होता है 9 ही, शायद 9 ही होता है वेक्टर, इक्वल वेक्टर होता है। पहला होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कैसे करते हैं, देखिए इक्वल वेक्टर क्या होता है हम बताते हैं। इक्वल वेक्टर उसको कहते हैं कि जिसकी इसको है ना आप, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होता है, जिसकी अगर जिसके 2 वेक्टर है, मतलब इसको लिख दीजिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, मतलब दोनों इक्वल होता है। मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, वैसा सदिश राशि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहता है उसी को ही इक्वल वेक्टर कहते हैं। हिंदी में आप लिखना चाहते लिखिए, जिसके एग्जांपल मैं देता हूँ। जिसके अगर आप एग्जांपल की बात कर लें, जैसे कोई वेक्टर ए है, दिया है 3 मीटर ईस्ट दिया है कि नहीं, और कोई वेक्टर बी है, 2 वेक्टर इसमें दिया रहेगा हरदम, कोई वेक्टर 2 है और इसमें भी दिया है 3 मीटर ये, तो ये हो जाएगा इक्वल वेक्टर। देखिए इक्वल वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड भी सेम है 3 मीटर, इसका डायरेक्शन भी देखिए ईस्ट है कि नहीं, दोनों का वेक्टर सेम है ना, है। फिर अगला आ जाते हैं आपको अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर मतलब नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है क्या होगा, बता सकते हो कोई। अनइक्वल वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है। अनइक्वल, अन मतलब होता है नहीं, अनइक्वल मतलब नहीं है बराबर,
तो इसका जो है ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नॉट आर सेम। इसका लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नॉट सेम। मतलब देखिए, अगर इसका एग्जाम्पल ऐसे होगा, अगर होगा मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड अगर एक है तो इसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा, तो अगर डायरेक्शन एक है तो मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा, या फिर दोनों अलग अलग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे कोई वेक्टर ए है, इसका है 3 मीटर, इसका मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा, तीनों का अलग अलग। 3 मीटर ईस्ट है और वेक्टर बी है, देखिए इसका ये दिया है 4 मीटर। क्या है इसको इसको इक्वल वेक्टर कहेगा आप? नहीं, अनइक्वल वेक्टर कहेगा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अलग है कि नहीं? यहाँ 3 मीटर, यहाँ 4 मीटर है, तो इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसलिए ये हो जाएगा अनइक्वल वेक्टर। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वेक्टर ए बराबर दे देता हूँ, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकेंड एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। वेक्टर ए है, वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है तो 3 मीटर ईस्ट दिया है, और वेक्टर बी बराबर दिया है 3 मीटर वेस्ट दिया है। तो ये देखिए, क्या ये इसको अनइक्वल वेक्टर कहेंगे? हाँ। कैसे, क्यों कहेंगे, बताता हूँ। देखिए क्या क्यों कहेंगे, देखो इसमें क्या है, इसमें है कि इसका मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन इसका देखो डायरेक्शन एक सेम है नहीं है, तो इसको अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। तो इसके एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे कोई वेक्टर ए बराबर दिया है 4 मीटर ईस्ट, और जो वेक्टर बी को जो दिया है 5 मीटर वेस्ट है। देखो इसमें, देखो तो क्या है, इसमें न मैग्नीट्यूड सेम है न डायरेक्शन सेम है, तो इसको अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। ये तीनों एग्जांपल था अनइक्वल वेक्टर का, अनइक्वल वेक्टर का। अगला जो वेक्टर है, अगला जो वेक्टर का नाम है उसको कहते हैं, अगला जो है वो है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं, यही मैं बताता हूँ। तीसरा जो है क्या है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं? पैरेलल वेक्टर कुछ नहीं होता है, मतलब जिसका है ना, इसका में जो है ना, इसका जो दोनों का वेक्टर का जो होगा ना डायरेक्शन सेम होगा, इसको पैरेलल वेक्टर उसी को कहते हैं, जिसका डायरेक्शन सेम होगा। बोथ वेक्टर है सेम डायरेक्शन आप कह सकते हैं, मतलब जिसका डायरेक्शन सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इसको लिख सकते हैं बोथ वेक्टर हैज सेम डायरेक्शन। जिसका है ना डायरेक्शन सेम होता है उसी को ही पैरेलल वेक्टर कहते हैं। जिसके कोई वेक्टर मैं बताता हूँ, जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, कोई वेक्टर ए है, यहाँ पर दिया है 4 मीटर वेस्ट दिया है, और वेक्टर बी जो है 5 मीटर वेस्ट दिया है। तो देखो यहाँ पर जो डायरेक्शन है ना सेम है कि नहीं? अगर डायरेक्शन सेम है तो उसको पैरेलल वेक्टर कहेंगे। देखो ये साथ में अनइक्वल वेक्टर भी है, देखो है कि नहीं? मैग्नीट्यूड अलग अलग है। मैग्नीट्यूड यहाँ पर मायने मतलब नहीं रखता है, अगर बोथ वेक्टर है सेम डायरेक्शन लिखने के लिए भूल गया मैंने, यहाँ लिख लीजिएगा, बोथ वेक्टर है सेम डायरेक्शन। देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर दो वेक्टर है, उसका दिशा अगर मतलब एक ही साइड है, तो उसी को कहते हैं पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर नाम से ही पता चलता है, एंटी पैरेलल मतलब इसका विपरीत होगा। अगला जो है उसका नाम है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं बताता हूँ। एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो बोथ वेक्टर है जो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा इसका, मतलब दोनों सदिश राशियों का जो है ना दिशा अविपरीतार्थ हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। बोथ वेक्टर हैज ऑपोजिट डायरेक्शन, जो इसका दिशा होगा ना विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसका कैसे एग्जाम्पल होगा, इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जिसका देखो एग्जाम्पल समझने के लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कोई वेक्टर ए है, यहाँ पर दिया है 4 मीटर दिया है ईस्ट, और कोई वेक्टर बी है, यहाँ पर दिया है 5 मीटर वेस्ट दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड तो अलग है, इसको अनइक्वल वेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन एंटी पैरेलल वेक्टर इसको क्यों कहेंगे? देखो इसका ईस्ट है एक वेस्ट है कि नहीं? दोनों को उल्टा दिशा है, एक है देखो एक है ये साइड, जैसे कोई वेक्टर मान लिया कि एक ये है, एग्जांपल में बता रहा हूँ। जैसे कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है कि नहीं? एगो इधर दिशा है, एगो इधर दिशा है, तो देखो उल्टा दिशा है कि नहीं? एगो इधर नहीं लगा रहा है, एगो इधर लगा रहा है दिशा, तो इसी को कहते हैं
एंटी पैरेलल वेक्टर। हाँ, ये याद रखिएगा कि ये दोनों के बीच का कोण कितना हो रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री नहीं होगा, देखो तो यहाँ पर एगो इधर है एगो इधर, 180 डिग्री। और पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, पैरेलल वेक्टर मैंने आपको बताना भूल गया, इसमें जो होता ना है दोनों को, ये इन इसमें है ना दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री बनेगा। देखो क्या है कि देखो 4 मीटर वेस्ट है, इसके ऊपर ही एक और है, ये मैग्नीट्यूड है ना, ये एक वेक्टर ये है, और एक के ऊपर एक और है, ठीक है, मतलब जिसके एक के ऊपर एक और है बी, वेक्टर बी, तो इसके फिर इसके बीच का कोण कितना होगा, 0 ना होगा, 0 होगा। अगला आ जाता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर आप अच्छी से थोड़ा सा समझें क्योंकि ये हल्का डिफिकल्ट है। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा। देखो ये है, ये क्या है, इसको इसको देखो ये है, इसे समझ ले पहले। अगर आपको ये समझना है तो इसको क्या समझना होगा। देखो इसको कहते हैं एक्स डायरेक्शन, इसको कहते हैं वाई डायरेक्शन, और जेड डायरेक्शन किसको कहते हैं, जो बाहर के निकला हुआ रहता है ना, उसी को कहते हैं जेड डायरेक्शन। जैसे देखो ये ऐसे है, ये मान लो कि ये एक बोर्ड है, ठीक। अब ये जो बाहर निकलता है 3D आकृति, इसी को कहते हैं जेड डायरेक्शन। बाहर की जो हाइट रहता है उसको कहते हैं जेड डायरेक्शन। तो इसमें क्या कर रहा है, कोप्लेनर वेक्टर मतलब कोप्लेनर मतलब एक ही तल में होना चाहिए। तो यहाँ इसको देखो, यहाँ पर क्या होगा, इसको देख रहे हैं, दी वेक्टर विच है सेम प्लेन, इसको कह सकते हैं दी वेक्टर विच हैज सेम प्लेन। मतलब इसका जो वेक्टर का इसका जो होगा ना सेम प्लेन होगा। मतलब मैं इसको बता देता हूँ, इसमें जो दो वेक्टर है ना हमेशा कोप्लेनर होगा। कोप्लेनर मतलब एक ही तल में होगा। जैसे देखो ये एक्स है ये वाई है कि नहीं, इसको मान ये एक्स है इसको वाई है, तो क्या एक तल एक पन्ना में नहीं आएगा, देखो एक तल में नहीं आ रहा है। कोप्लेनर एक प्लेन में आना चाहिए, क्या नहीं आएगा ये। अगर आप एक्स वाई लो या एक्स जेड लो, कोई भी लेगा तो एक प्लेन में आएगा। अगर एक्स जेड लेता हूँ, ठीक, देखो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जिसकी ये है एक्स जेड है, ये बाहर निकला हुआ है, ठीक। तो इसको मैं को बताता हूँ, ये ऐसे हो गया, तो क्या ये प्लेन में नहीं आएगा। अगर ये इसको लेगा तो ये हो जाएगा, अगर इसको बात करें तो ये भी प्लेन में आ जाएगा। देखो इसको ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे ही करते करते आ जाता है, देखो ऐसे ही सब में आ जाएगा। देखो ये ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब एक प्लेन में आ जाएगा। मतलब टू, इसको ऐसे कर सकते हो, टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा, इसको लिख सकते हो टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर। मतलब दो वेक्टर है ना हमेशा एक प्लेन में हो सकता है। क्या 3 वेक्टर हो सकता है, हो सकता है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। देखो अगर तीनों वेक्टर एक ही ऐसी रहा तो नहीं हो सकता है, हो सकता है। अगर ये बाहर रहेगा तो भले नहीं हो सकता, क्या कि दो इधर होगा तो नहीं हो पाएगा। तो लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं 3 वेक्टर में और मे नॉट बी कोप्लेनर। मतलब कोप्लेनर 3 वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये मैं आपको बता रहा था, ये मैं आपको समझा रहा था, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, इसमें एक बात याद रखिएगा ना कि देखिए, अगर हम आप लोगों ने तो पढ़ा होगा क्या चीज़, एक्स वाई को डायरेक्शन सूचित करने के लिए आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा। तो एक्स को ऐसे दर्शाया था, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई ये है, तो इसको करते हैं, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं कि नहीं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, ये होता है 0। तो यहाँ पर जो एक यहाँ पर जेड डायरेक्शन कैसे दर्शाया जाता है, तो जेड डायरेक्शन बाहर ना निकला हुआ रहता है, ऐसे निकला हुआ रहेगा। देखो जेड डायरेक्शन ऐसे बाहर निकला रहता है, तो इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसको ये ग्राफ में ऐसे दर्शाया जाता है, ये ऐसे रहेगा, इसी को कहते हैं जेड एक्सिस। जेड एक्सिस इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन इसको कहते हैं, इसको कहते हैं वाई जेड प्लेन कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स जेड प्लेन कहते हैं, एक्स जेड प्लेन कहते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक की सतह को कहते हैं एक्स जेड प्लेन। अगला जो छठा जो टाइप है ना, उसको अगला जो टाइप है उसका नाम है लीनियर वेक्टर। लिख लीजिए लीनियर वेक्टर। लीनियर वेक्टर क्या होता है, देखो क्या होता है, जब बहुत सारा वेक्टर है एक लाइन में होता है ना, तो उसको कहते हैं लीनियर वेक्टर। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है, मतलब इसको कैसे का, इसको एग्जाम परिभाषा कैसे, इफ ऑल वेक्टर है सेम लाइन, हाँ कर सकते हो, इफ ऑल वेक्टर हैज
सेम लाइन। जब बहुत सारे वेक्टर हैं एक ही लाइन में होगा तो इसी को लीनियर वेक्टर कहते हैं। जैसे देखो ये होता है, ये हो जाएगा वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर बी, ये हो जाएगा वेक्टर सी, ये हो जाएगा वेक्टर डी, मतलब डी, ये हो जाएगा वेक्टर ई, इसी को कहते हैं लीनियर वेक्टर। जब जब सब वेक्टर हैं एक लाइन में होता है तो इसी को कहते हैं लीनियर वेक्टर। अगला आता है कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट, ये देखिए कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है, देखो क्या होता है, इसको मैं पहले बता देता हूँ। वेन वेक्टर ओरिजिनेट मतलब होता है निकलना, ओरिजिनेट, वेन वेक्टर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। जब वेक्टर है ना किसी एक बिंदु से, मतलब देखो देखो यहाँ पर बताते जो कोई एक बिंदु है और इधर इसी में से जब बहुत सारा वेक्टर निकलता ना है, जैसे कि यहाँ से खींचा 5 न्यूटन, इधर खींचा 10 न्यूटन, इधर से खींचा 15 न्यूटन, इधर से खींचा 20 न्यूटन, इधर से खींचा 40 न्यूटन, तो इसी को कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। जब एक बिंदु से सब खींचा जाएगा ना, निकलता ना है वेक्टर, वेन वेक्टर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए कॉन्करेंट पॉइंट, जब एक बिंदु से निकलता है तो उसी को कहते हैं ओरिजिनेटेड, मतलब कॉन्करेंट वेक्टर कहते हैं। इसको 4 न्यूटन, एक बिंदु देखो एक पॉइंट है, इसमें से एक इधर खींच रहा है, 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 दोनों के सबका जो डायरेक्शन अलग अलग होगा, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, तो एक पॉइंट से जो निकल रहा है वेक्टर उसी को कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर उसी को कहते हैं, जब एक पॉइंट से कोई बिंदु से निकलने का ना तो उसी को कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर ओरिजिनेटर, यहाँ पर ओरिजिनेटर देखो, यहाँ पर ओरिजिनेटर मतलब होता है क्या चीज़, ओरिजिनेटर मतलब होता है, ओरिजिनेटर मतलब होता है निकलना। अगला आ जाते हैं, अगला जो है उसको कहते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर को जीरो वेक्टर भी कहा जाता है। अगला जो है नल वेक्टर, नल वेक्टर को आप जीरो भी कर सकते हैं, ठीक, जीरो वेक्टर भी इसको कहा जाता है। जीरो वेक्टर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जीरो वेक्टर कुछ नहीं है, इस अगर मैग्नीट्यूड जिसका जीरो होता है उसी को कहता है नल वेक्टर। तो आप लिख लीजिए मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसी को कहते हैं नल वेक्टर। जिसका अगर मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसी को कहते हैं नल वेक्टर, और कुछ नहीं याद रखना है। और जो लास्ट जो है 9 मैं बताने वाला ये है वीवीआई क्वेश्चन। ये है वीवीआई क्यों है, क्योंकि मैं इसी का जो मेन है ना इसी का यूज होता है ज़्यादा, इसी को कहता है यूनिट वेक्टर। मैंने आपको अभी बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है मैं बताता हूँ। यूनिट वेक्टर इसको वीवीआई इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वीवीआई कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, स्टार लगा दीजिए, कि स्टार लगा दीजिए, आपको याद आना चाहिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। क्यों है मैं बताता हूँ। यूनिट वेक्टर को क्या चीज़ डिनोट किया जाता है, इसको इट इज़ डिनोटेड बाई कैप, इट इज डिनोटेड बाई कैप। कैप ऐसे दिया जाता है, कैप का ऐसे, इसको कोष्ट में लिख कर लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाई कैप। जैसे कोई वेक्टर है, जैसे देखिए कोई वेक्टर है तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो कैप लगा दिया जाता है। तो ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर कहीं पर भी ऐसे आ गया तो ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। यहाँ पर बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर कैप जहाँ भी आ गया, बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यही है। हाँ याद रखिएगा कि अगर एक्स डायरेक्शन को क्या क्या कहा जाता है, कोई भी मैग्नीट्यूड, हाँ इसका याद रखिएगा क्या चीज़ बताएं, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है लेकिन यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना है मैग्नीट्यूड 1 होता है, याद रखिएगा। ये भी वो इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर का पूछ भी देगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, तो 1 होता है। हाँ इसको डायरेक्शन देने में यूज होता है, कैसे कैसे, मतलब अगर कहीं पर अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका यूज कहाँ था, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड फॉर गिविंग डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन इसका जो यूज होता है डायरेक्शन देने में होता है। कैसे, अगर कोई भी एक्स डायरेक्शन में है, जिसके एक्स डायरेक्शन में कोई भी अगर फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में तो इसको कहता है आई कैप। अगर माइनस एक्स डायरेक्शन में है तो क्या कहेंगे, माइनस आई कैप। अगर वाई डायरेक्शन में है तो क्या कहेंगे, उसको जे कैप कहते हैं, याद रखिएगा। अगर माइनस वाई डायरेक्शन में है तो इसको क्या कहते हैं, माइनस जे कैप कहते हैं। अगर जेड डायरेक्शन मतलब बाहर की ओर, अगर जेड डायरेक्शन में तो इसको कहते हैं के कैप। अगर माइनस जेड मतलब अंदर की ओर, अगर अंदर की ओर है तो इसको क्या कहेंगे, माइनस के कैप। तो याद रखिएगा ये है इंपॉर्टेंट, ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक आता है पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग
पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर आता है। अगला जो टॉपिक है लिख लीजिए, क्या है? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अगला जो टॉपिक है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या होता है? ये मैंने आपको बताया था, शुरू ही बताया था। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर को आप है ना एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे कोई वेक्टर है तो उसको आप उठा कर ले जा सकते हैं। जैसे कोई वेक्टर ए है तो इसको आप यहाँ उठा के इसको आप यहाँ ले जा सकते हैं। कोई वेक्टर इसको आप उठा के यहाँ ले जा सकते हैं, आप इसको उठा के यहाँ ले जा सकते हैं, या इसको आप यहाँ खाली यहाँ ले जा सकते हैं, या इसको यहाँ ले जा सकते हैं। खाली आप ये याद रखिएगा ना कि जब भी आप इसको उठा कर दूसरे जगह तो डायरेक्शन इसका चेंज नहीं करना है। मतलब आप लिख लीजिए इसका, आप नोट करके लिख लीजिए कि when we shift vector from one place to another place, डायरेक्शन शुड मतलब जब हम किसी भौतिक एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। मतलब देन क्या लिखते हैं, देन डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज। मतलब हम अगर याद रखिएगा कि जब हम वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसका भले ले जा सकते हैं आप, लेकिन उसका जो है ना जो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात याद कि आप जब डायरेक्शन को दूसरी जगह ले सकते हैं, जैसे कि कोई वेक्टर है, ठीक, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ऐसे दिया है, ये दिया है वेक्टर बी, तो आप इसको है ना जहाँ तहाँ दिया इसको एक जगह आप ऐसे कर सकते हैं। ये इसको कर सकते हैं वेक्टर ए और ये इसको ऐसे मिलाकर लिख सकते हैं वेक्टर बी। लेकिन हाँ, क्या याद रखना है कि आप जब भी वेक्टर को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे जगह पर तो याद रखिए क्या कि मतलब ज्वाइन अगर करना है तो हेड टू हेड से ज्वाइन होगा या टू टेल से। ये याद रखिएगा, ये भी बहुत बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भी लगा दीजिए कि अगर आप कहीं पर भी अगर आप वेक्टर को अगर दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो या तो आप हेड से हेड जोड़ सकते हैं या तो टेल से टेल जोड़ सकते हैं। आप इसको ऐसे कभी नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए आप याद रखिएगा, अगर ये ऐसे है वेक्टर ए तो अब वेक्टर बी ऐसे है, देखिए वेक्टर बी ऐसे है तो आप यहाँ पर ऐसे कभी नहीं ऐसे है, अब ऐसे नहीं जोड़ सकते, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा तो आप इसको ऐसे ये इसको उठा के यहाँ पर रख ला दीजिए, तो इसको कहते हैं इसी ये तरीका सही है, इसी को कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो आप इसको वेक्टर निकालने के लिए बहुत ही एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जिसके आपको एंगल देखना है। तो अगर इसको ये थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर शॉर्ट में, जैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कोई भी वेक्टर है तो उसके बीच का कोण हम कैसे देखेंगे फिगर में। तो ये कोई वेक्टर दिया है, ठीक, ये ऐसे वेक्टर दिया है वेक्टर ए, ये दिया है वेक्टर बी, तो एंगल कैसे देखेंगे? तो इसके बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर ये दिया है 60, तो इसके बीच का एंगल कितना है? तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो एंगल कितना है 60 डिग्री है, याद रखिएगा। अगर आपको ऐसे दे दिया था, अगर आपको ऐसे दे दिया कोई वेक्टर ऐसे है, इसको कहते हैं वेक्टर ए, और कोई वेक्टर ऐसे सीधा है वेक्टर बी, तो ये पूछेगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का कौन, तो इसका आप इसको उठा के इस पे ला लीजिए, इसको उठा के आप यहाँ ला लीजिए सीधा सीधे, वेक्टर बी ये सीधा है मतलब लंब है, मतलब 90 डिग्री आंसर। तो यही था वेक्टर ए एंड मतलब यही था एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर आसान है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर आसान है। मैं आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को अगला आता है, अगला जो टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर, लिख लीजिए क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है बताता हूँ। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, देखिए
आपने स्केलर जो होता है मास होता है। अगर आप 2 kg प्लस 5 kg इक्वल टू आप लिख सकते हैं 7 kg आराम से। ये होता है स्केलर में होता है। क्या चीज़ होता है स्केलर में। लेकिन वेक्टर में कुछ अलग है। वेक्टर में क्या होता है, ये स्केलर था, वेक्टर में क्या होता है, जैसे 5 न्यूटन फोर्स तो वेक्टर है, आपको बताया फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन। अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर 7 kg 7 न्यूटन नहीं होगा। इसमें क्या हो सकता है, 2 न्यूटन भी हो सकता है, 3 न्यूटन भी हो सकता है, 4 न्यूटन भी हो सकता है, 5 न्यूटन भी हो सकता है, 6 न्यूटन भी होता है, हो सकता है 7 न्यूटन हो सकता है। मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 न्यूटन होता है। ये वेक्टर में होता है। स्केलर में तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, लेकिन वेक्टर में ऐसे नहीं होता है। वेक्टर में आपको निकालना पड़ेगा। वेक्टर में तो तो इसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो फॉर्मूला होता है, आप सीधा सीधा लिख लीजिए। क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। याद रखिएगा। मैं आपको इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ डिटेल में। जैसे कोई वेक्टर है, ठीक, कोई वेक्टर ऐसे, कोई वेक्टर बी है और कोई वेक्टर ये ए है। तो इसको सिद्ध करने के लिए ना पैरेललोग्राम एक थ्योरम होता है, पैरेललोग्राम थ्योरम से सिद्ध किया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे होता है। इसको जो है ना, इसको तो आप जानते हैं कि उठा कर आप यहाँ ला सकते हैं। तो इसको उठा के यहाँ ले आए और इसको हम उठा के यहाँ ले आए, इसको यहाँ पर लाए, ठीक है। ये हो जाएगा वेक्टर बी, ये हो जाएगा वेक्टर ए। अभी इसका जो बीच में जो रिजल्टेंट होगा ना, यही होता है, इसी को कहते हैं, ये जो आएगा ना इसी को कहते हैं वेक्टर, मतलब आर कह सकते हो, मतलब मोड, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो आएगा ना इसी को कहते हैं आर भी कहते हैं। अगर आप इसमें बताना तो आर कहते हैं। और इसके बीच का जो कोण होगा ना इसी को लिया जाता है। कॉस थीटा बराबर दिया है तो ये लीजिएगा, आप याद रखिएगा ना, ए एंड बी का थीटा ये लेना है। और इसका जो थीटा निकालने का फॉर्मूला जो है ना, इसके अगर कोई पूछ दिया है कि वेक्टर जिसके, इसको है ना आप आर भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को आप आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर यहाँ पर माने इसलिए बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि जिसको कोई मतलब वेक्टर आर एंड वेक्टर ए के बीच का कोण निकालना है, वेक्टर ए आर और वेक्टर ए के बीच का कोण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बी साइन थीटा बटा बी कॉस थीटा प्लस ए होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है एंगल इसका निकालने के लिए tan अल्फा होता है, इसका tan अल्फा बराबर इसे होता है आधे का, मतलब इसको कह सकते हो tan अल्फा, इसको tan अल्फा कहते हैं। आर एंड बी का एंगल इसको कह सकते हैं एंगल बिटवीन आर एंड आर। tan अल्फा बराबर होता है बी साइन थीटा बटा बी कॉस थीटा प्लस ए। अगर वही पूछ दिया किसका, हाँ याद रखिएगा ना क्या चीज़, कि अगर हम इसका पूछ रहे हैं तो ऊपर ले लेंगे, बी से ऊपर ले लेंगे। अगर वही पूछता है tan बी, मतलब बी और आर के बीच में पूछता है तो यहाँ लिखते हैं ए साइन थीटा बटा ए कॉस थीटा प्लस बी लिखते हैं, याद रखिएगा ना। अगर इसका हम ले रहे थे शुरू में इसका लेते हैं, इसका नहीं लेते हैं, ई लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। tan अल्फा बराबर होता है बी साइन थीटा बटा बी कॉस थीटा प्लस ए, यही याद रखिएगा आप, और कुछ नहीं याद। अगला क्या है, अगला आप आ जाइए, देखिए अगर इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। अब नहीं, वेक्टर बी का और मैक्सिमम पहले माइनस कर देता हूँ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तब आपको ये बताऊँगा मैक्सिमम मिनिमम मान। तो चलिए अगला टॉपिक, अगला जो लिख लेते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अगला जो हेडिंग है ये लिख लीजिए। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, मतलब कोई इसको घटाएंगे कैसे, तो इसी तरीके से घटाया जाता है, खाली इसको है ना आगे ले जाता है। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, याद रखिएगा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको घेर लीजिए, आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी क्वेश्चन बनेगा जेई नीट का। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, याद रखिएगा। यही है सबट्रैक्शन वेक्टर। इसका जो एंगल होगा वही होता है बी साइन थीटा बटा बी कॉस थीटा प्लस ए, यही इसका फॉर्मूला होता है। अब आ जाते हैं हम जिसकी ये आता है, ये अगर आप इसका निकाल सकते हैं, एक जगह स्क्वायर कर दीजिएगा बी स्क्वायर सी 2ab माइनस 2ab कॉस थीटा। अब आए थे हम इसमें मैक्सिमम,
इसका जो मैक्सिमम मान होता है ना, है कोई भी वेक्टर है, अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोई भी, अगर किसके जैसे कि कोई मैक्सिमम मान पूछ दिया, ठीक, मैक्सिमम कोई भी वेक्टर का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मान क्या होगा बताएं? मैक्सिमम मान जिसकी कोई भी वेक्टर है, जिसकी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही ना है, इसका मैक्सिमम क्या होगा? तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, तो जो मान आएगा उसी को कहते हैं मैक्सिमम, मतलब ए प्लस बी हो जाएगा। और मिनिमम क्या होगा, घटा दीजिए। मिनिमम क्या है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। अगर जैसे कि देखिए, अगर इसका मान बताता हूँ, जैसे कि 5 न्यूटन और प्लस 7 न्यूटन, 2 न्यूटन ले लेता हूँ, चलिए 5 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन, 2 न्यूटन, तो इसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आएगा तो आएगा 5 प्लस 2 कर देंगे, तो 7 न्यूटन से ज़्यादा नहीं आएगा इसका मान। और मिनिमम इसका अगर सबसे कम की बात, अगर ये कहते हैं मैक्सिमम था, अगर मिनिमम की बात करें तो इसमें से 2 घटा दीजिए, 5 माइनस 2 कर जाए तो 3, इससे कम न्यूटन आई भी नहीं करेगा, इससे कम आई भी नहीं करेगा। तो यही था मैक्सिमम और मिनिमम मान, मैक्सिमम मिनिमम मान निकालने के लिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालने के लिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल ऑफ वेक्टर। एडिशन सीख लिया, सब्सट्रैक्शन सीख लिया, अब मल्टीपल सीखेंगे। मल्टीपल क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। मल्टीपल ऑफ वेक्टर क्या होता है, लिख लेता हूँ पहले। मल्टीपल ऑफ वेक्टर हो क्या होता है बताता हूँ। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। इस डॉट प्रोडक्ट एक होता है, इसका लिख लीजिए हम, 2 प्रकार का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर डॉट ही कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट सॉरी, ये क्या कहते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को क्या कहता है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसको मैं क्यों कहा जाता है मैं बताता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है ये भी मैं बताता हूँ। देखो, अगर इसमें हमें ना डॉट गुना, मतलब जैसे कोई वेक्टर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते हैं, तो इसका जो जो है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो जो इसका आता है ना, जो मान आता है इसको करने, सॉल्यूशन करने पे, ये स्केलर आता है, इसमें कोई दिशा जरूरत नहीं है। तो कोई भी आएगा तो करेंगे तो ये स्केलर आता है, मतलब वेक्टर ये है, ये भी वेक्टर को ना वेक्टर करते, डॉट करते हैं तो स्केलर आता है, इसमें जो मान आता है स्केलर आता है। कोई मान के चलिए x आया तो स्केलर आया। क्रॉस में क्या होता है, देखो इसमें वेक्टर गुण क्रॉस, इसको क्रॉस का सिंबल है, क्रॉस कैसे कहता है, वेक्टर क्रॉस, इसको क्रॉस से ऐसे शुरू किया जाता है, इसको डॉट से ऐसे, इसमें वेक्टर क्रॉस वेक्टर करेगा तो वेक्टर ही आता है, इसलिए इसमें दिशा होगा, वेक्टर है, वेक्टर ही आएगा। कोई डायरेक्शन, ठीक, अगर आपने यूनिट वेक्टर ही पढ़ा है, इसी यहाँ पर काम आएगा। यूनिट वेक्टर में क्या था, एक्स डायरेक्शन को आई कैप करते थे, माइनस एक्स डायरेक्शन को माइनस आई कैप, वाई डायरेक्शन को जे कैप, माइनस वाई को माइनस जे कैप, जेड को करते थे के कैप, माइनस जे डायरेक्शन को माइनस के कैप। अभी मैंने आपको मतलब यूनिट वेक्टर में बताया था। तो यहाँ पर काम आएगा, क्या काम आएगा, यहाँ पर ऐसे मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि ए वेक्टर एफ है, अगर ऐसे लिखेगा काटिस, अगर जैसे कि 3 आई कैप है प्लस 4 जे कैप, अगर पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ यहाँ पर पहले ये देखना है कि क्या डिनोट कर रहा है। एफ मतलब फोर्स होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना है, एक्स आई मतलब एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा 3 न्यूटन, और फोर्स इन वाई, एक जे किसको कहते हैं, जे वाई को कहते हैं, देखिए वाई कहते हैं तो वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा 4 न्यूटन, इसी को कहते हैं। अगर आपको कोई भी अगर पूछ देगा ना कि किसी बिंदु की स्थिति को कार्टेशियन, मतलब अगर आपको ऐसे दिया रहेगा, क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि आपको दे देगा, एक मान के चलिए मैं आपको देता हूँ, जैसे कोई दिया है 3 4 5 दिया है, ठीक, कोई वेक्टर है, ठीक, ये है वेक्टर है। तो अगर आपसे पूछेगा ना कि इसे वेक्टर मतलब फॉर्म में कैसे लिखिएगा, ये वेक्टर है, लेकिन आपको फॉर्म में इसको लिखना है, वेक्टर में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये बिंदु की स्थिति है, तो आपको ये मतलब है ना, बिंदु की स्थिति है, बिंदु की स्थिति। तो अगर पूछेगा कि इससे पूछेगा कि वेक्टर फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए तो शुरू होगा आई कैप 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप,
इसको ऐसे किया जाता है। अगर वही अगर माइनस ये क्या बता रहा है, अभी मैं आपको बताया कि फोर्स इन मतलब ये एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है, ये वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है, ये है जेड डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है ये। अब आए थे हम स्केलर प्रोडक्ट की तरफ, ज़्यादा नहीं है स्केलर प्रोडक्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट में आ जाते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या फिर क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं है डॉट प्रोडक्ट यही है। डॉट प्रोडक्ट को क्या कहता है, इसको डिनोट किया जाता है डॉट से। इसमें जो है ना कि अगर वेक्टर गुना वेक्टर डॉट वेक्टर करते हैं तो क्या आता है, डॉट आता है। इसलिए इसको क्या कहता है, डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। 1 मिनट में इसका जो फॉर्मूला होता है ना है, जिसकी कोई है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है ना है, आता है मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी। मोड भी मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद ही बताऊंगा। ये दोनों को बात बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए है मोड ऑफ ए, यहाँ पर लिख लीजिए ए बी और यहाँ पर कॉस थीटा। ए यहाँ पर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहाँ पर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये जो है ना एंगल बिटवीन है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का कोण है, बीच का कोण है। यहाँ पर आप याद क्या करना है, आपको थोड़ा सा क्या समझना है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, याद रखिएगा, इसलिए मैं आपको स्पीड इतना फास्टली पढ़ा रहा हूँ जी। देखो कोई वेक्टर है ठीक, जिसके आई है और गुना आई। यहाँ पर आई गुना आई क्या आता है, 1 आता है। क्यों आता है मैं बताता हूँ क्या होता है जी। कि इसका जो आई डॉट आई का फॉर्मूला क्या है, मैंने इसको मैं ठीक है देखो फॉर्मूला अंडरलाइन घेर दिया मैंने आपको समझने के लिए जी। कोई वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई है तो इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोड ऑफ आई और फिर मोड ऑफ आई, अब कैप नहीं होगा और कॉस थीटा होगा। बताओ इसका जो होता है आई तरफ करेंगे मोड ऑफ आई तो इसका एक आता है, मैग्नीट्यूड एक आएगा, याद रखिएगा। आई कैप यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है एक होता है, याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर है ये। आई कैप जहाँ भी ये बात है तो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर का जिसका परिणाम कितना मैग्नीट्यूड कितना था, 1 होता है, मैंने आपको बताया था 1 गुना 1। अब बताइए कॉस 0 का मान कितना होता है। यहाँ पर अगर देखिए कोई वेक्टर है, देखिए आई है और ये भी आई तरफ है तो इसका एंगल बिटवीन कितना होगा, एक के ऊपर एक और वेक्टर है तो 0 ना एंगल बिटवीन होगा। तो यहाँ पर होगा कितना, कॉस जीरो का मान कितना होता है 1, 1 गुना 1 गुना 1 तो कितना आएगा 1। इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप इसका भी आता है, इसी तरह से तो 1 आएगा क्योंकि इसका भी एंगल 0 होता है 1। अगर के कैप डॉट के कैप करेंगे तो इसका भी कितना आएगा, के कैप इसका भी 1 आएगा। अगर वहीं अगर आप इसके अलावा अगर सेम रहेगा तो 1 आता है, अगर इसके अलावा कुछ भी कर लीजिएगा तो 0 आ जाएगा। देखिए एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे आई कैप डॉट के कैप किया ठीक है तो इसका क्या होगा, मोड ऑफ आई और मोड ऑफ के कैप और फिर क्या आएगा कॉस थीटा आएगा। तो इसका क्या होगा 1 गुना 1 और कॉस थीटा यहाँ पर 90 होगा। कैसे 90 होगा मैं बताता हूँ। देखो कोई भी जिसके मैंने बोला आई और के, मतलब आई यहाँ है और के किसको कहते हैं, जो डायरेक्शन में मतलब ऐसे जिसकी आई है, ये है आई मतलब एक्स डायरेक्शन है, और जेड किसको कहते हैं जो बाहर निकलना है लंबवत है। तो इसके बीच का कोण देखो 90 है कि नहीं, तो इसी को मैंने कहा है कॉस 90 का मान यहाँ पर लिख देंगे कॉस 90 का मान क्या होता है 0, 1 गुना 0 तो क्या आएगा 0। इसी तरीके से सब चीज़ होता है, आई गुना अगर जे भी कर लेगा तो 0 आएगा, अगर के गुना जे भी कर लेगा तो 0 आएगा। इसी तरीके से सब होता है, 0 हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में है ना खाली सेम चीज़ प्लस सेम चीज़ खाली 1 आएगा, बाकी सब चीज़ अगर किसी के साथ कर देगा तो 0 आएगा, 0 आएगा ठीक है। अगला जो है हम आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अगला जो कि मैंने क्या बताया था क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको क्या होता है सदिश मतलब इसको वेक्टर प्रोडक्ट डिनोटेड बाय क्रॉस। इसको क्या चीज़ सूचित करता है, लिख देता हूँ, डिनोटेड बाय क्रॉस। इसको क्रॉस से सूचित दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है वेक्टर, इसमें जो क्या होता है वेक्टर क्रॉस वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ही आता है। उसमें था कि वेक्टर डॉट वेक्टर करते तो स्केलर आता था, लेकिन इसमें नहीं, इसमें वेक्टर क्रॉस वेक्टर करें तो वेक्टर ही आता है। इसका जो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जो है इसका है जिसके कोई वेक्टर है और उसको क्रॉस करे तो वेक्टर बी के साथ, तो इसका आएगा
मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, और फिर आता है इसका साइन थीटा। इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा। अब इन कैप आता है। इन कैप यहाँ पर मैंने आपको बताया था। कैप क्या सूची क्या था, आप ही लोग बताइए। कैप क्या सूची कहता है? कैप बताता है दिशा बताता है। क्यों दिशा बताता है? क्योंकि ये वेक्टर देखो यहाँ पर वेक्टर, वेक्टर दिशा बताया भी करेगा। मैग्नीट्यूड ये देगा और दिशा ये बताएगा, ये बताता है। अब यहाँ पर आया था जिसकी यहाँ पर आ गया, ठीक। इसमें क्या होता है आई कैप, जिसकी आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो ए, यही फॉर्मूला जानते हैं। मोड ऑफ ए मतलब मोड ऑफ आई कैप, फिर मोड ऑफ आई कैप, फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या चाहिए, साइन थीटा। आई के जीरो होगा, साइन जीरो। अब इन कैप क्या होगा, इन कैप तो यहाँ पर, इन कैप यहाँ पर लिख देता हूँ। तो एक गुना एक, और एक गुना एक हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब साइन जीरो का मान जीरो, ऐसे हो गया, मतलब जीरो। इसमें आई कैप जीरो होता है। आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होता है। अगर आप लेते हैं के कैप क्रॉस के कैप भी तो जीरो आएगा। जे कैप क्रॉस जे कैप भी कर लेंगे तो आप जीरो आएगा। अगर वही अगर आप कर देते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप के लिए अलग फॉर्मूला आता है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका लिखेंगे ना मोड ऑफ ए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ना। आई कैप इसको लिखेंगे मोड ऑफ जे कैप, फिर साइन थीटा इन कैप लिखिएगा ना। तो इसका जो मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इसका भी 1 होता है, 1 होता है। और इसका जो साइन थीटा होता है साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है, और फिर यहाँ इन कैप, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 गुना 1, साइन 90 का मान 1, 1 से गुना करें तो 1 ही आएगा, 1 इन कैप। इन कैप यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दिशा बताएगा। क्या बताएगा कि अगर अगर आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो यहाँ पर आएगा के कैप आएगा, आई जे के कैप आएगा। यही दिशा बताता है। ये दिशा बताता है। अगर आई कैप के साथ क्रॉस करेंगे जे कैप के साथ तो के कैप आएगा। यही दिशा बताता है, यह बताता है। ये आपको पता चलेगा राइट हैंड थंब रूल के द्वारा पता चलेगा। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल को मैं उतना विस्तार नहीं करूँगा। एक मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे इसको किया जाता है। आई जे के एक ट्रिक है, याद रखिएगा ना, लिख लीजिएगा आप कहीं पर। अगर इस साइड से घूम रहे हैं, इस साइड से घूम रहे हैं तो प्लस में आएगा। जैसे देखो आई तो आई और जे के साथ क्रॉस करें तो के कैप आया, आई जे के, मतलब आपको लिख लीजिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव आएगा, याद रखिएगा। क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव आता है। अगर इधर के साथ, अगर इधर घूमिएगा तो प्लस में आएगा, इधर के साथ घूमिएगा तो माइनस में आएगा। जिसकी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जिसकी मैं लेता हूँ आई कैप क्रॉस लेता हूँ के कैप। तो यहाँ पर क्या आएगा बताएं, आई कैप क्रॉस के कैप अगर आप कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए आई कैप क्रॉस करना है के साथ तो माइनस जे कैप आ जाएगा, माइनस जे कैप। अगर आप ले लीजिए के कैप क्रॉस करना है जे कैप के साथ, के कैप क्रॉस करना है जे कैप तो आएगा माइनस आई कैप। तो यही है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं। अगला जो टॉपिक है उसको वो है वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म क्या है मैं बताता हूँ, लिख लीजिए। अगला क्या लिखना है, वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है बताता हूँ। कि आई कैप वाई कैप ये सब नहीं लिखते हैं, तो इसको कहते हैं कोई भी वेक्टर है। अगर कोई भी वेक्टर जिसका कोई वेक्टर ए है तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब आई कैप जे कैप इस सब को कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने का एक तरीका है, क्या लिखने का तरीका है, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मैं आपको यहाँ समझाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आप परिचित हैं आई कैप जे कैप के कैप से। तो आप ये भी लिख दीजिएगा कि एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड इन एक डायरेक्शन। एक्स यहाँ पर है मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन, आई के है इसलिए है एक्स डायरेक्शन। अगर यहाँ पर ए वाई क्या है, मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन। अगर यहाँ पर ए जेड क्या है, मैग्नीट्यूड इन जेड डायरेक्शन, है कि नहीं, मैग्नीट्यूड जेड डायरेक्शन। यही ये बताता है कार्टेशियन फॉर्म। हाँ एक और बात, ये तो वेक्टर लिखने का तरीका। अगर कार्टेशियन कोई भी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, अगर इसमें मोड निकालने की बात किया, मोड कैसे निकलेगा, तो मोड निकालने का एक फॉर्मूला है। अगर कोई वेक्टर है, ठीक, वेक्टर है, तो अगर इसका हम मोड अगर निकालेंगे, मोड निकालने का एक तरीका है। ये जो लिखे ना है इसी को निकालने का तरीका है, जिसकी इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। जिसकी एक मैं इसको एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। कोई वेक्टर ए है, ये दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 कैप।
इसका हमको मोड निकालना है। तो मोड निकालने का तरीका क्या है, इसको हम पर लिख लेंगे मोड ए बराबर लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ एक एक्स के जगह पे क्या दिया है 3, 3 का स्क्वायर, ए वाई की जगह क्या है 2, 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन बोले एक्स, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है ए जेड की जगह पे क्या दिया है 3, तो -3 दिया है, प्लस -3 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिए, 3 3 9 + 4 + 9 कितना है, 9 9 18 4 22, यही है √22 आया, √22 इसका मैग्नीट्यूड आंसर। यही है मैग्नीट्यूड, आसान है मैग्नीट्यूड निकालना। अब आ गया ना अगला टॉपिक, आप लिख लीजिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर कोई कार्टेशियन फॉर्म में है जिसकी आई कैप ई सब के फॉर्म में है तो कैसे निकलेगा, इसका जो एंगल कैसे निकलेगा, वो तो हम निकाले थे एडिशन में फॉर्म में निकाले थे, वो ऐसे के फॉर्म में ऐसे ही था। एंगल बिटवीन लिखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इन कार्टेशियन, CAR है ना, कार्टेशियन फॉर्म। अगर कोई है कार्टेशियन फॉर्म है तो इसका हम कैसे निकालेंगे एंगल, तो इसका निकालने के लिए कोई तरीका नहीं है, इसका डायरेक्ट आप डॉट फार्मूला लगा दीजिए। जो डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला था ना वही लगाना है आपको, कुछ नहीं करना है। ये जिसकी आपने अभी मैंने आपको बताया था ए बी डॉट जो फार्मूला लगता है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर लिखा था मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कॉस थीटा, वही ला फार्मूला लगा दीजिए बस। इसी को फार्मूला से आपको कार्टेशियन फॉर्म में जो एंगल रहेगा ना, जिसके आई कैप जे कैप ये सब मैंने आपको बताया ना, आई कैप जे कैप ये सब के फॉर्म में अगर रहेगा तो आपको अगर कोई एंगल पूछ रहा है तो आप यही फार्मूला लगेगा, डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगेगा। तो आप ये लिख भी सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसके एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगता है। तो यहाँ पर से आप कॉस थीटा अगर निकालिएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी नीचे चल जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी, यही आता है फॉर्मूला। यह है एंगल बिटवीन कार्टेशियन फॉर्म के लिए है, कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म के लिए है। अगला जो लास्ट टॉपिक है ये बहुत ही आसान है और यही लास्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से आप परिचित भी हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर को मैंने आपको बताया था डिनोटेड बाय कैप से, इसको कैप से सूचित किया जाता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर में बताया था। तो कोई भी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैं निकालता हूँ। अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर है तो आप इसको 2 चीज़ लिखते हैं, मैग्नीट्यूड गुना डायरेक्शन से करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को आप मोड ऑफ ए से लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं, और डायरेक्शन क्या होता है ए कैप लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए कैप का फॉर्मूला निकल गया, तो ए कैप का फॉर्मूला जो है क्या होगा, वेक्टर ए बटा मोड ऑफ ए, यही आ गया यहाँ से फॉर्मूला। ये था यूनिट वेक्टर, ये था लास्ट टॉपिक यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर को आई कैप जे कैप ये सब के फॉर्म में आएगा यूनिट वेक्टर। तो यही था वेक्टर का, जो मैंने आपको सारा क्वेश्चन रिवाइज करा दिया है, जो मेन क्वेश्चन था, जो मेन टॉपिक था, तो यही था वेक्टर। तो ठीक है, तो चलिए करते हैं अगले दिन। मेरा नाम है आलोक गुप्ता स्टेटस वाला के साथ। तो यही तक, थैंक यू वेरी मच।